हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में। हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, एनपीवी मेथड डिस्कस किया था और एनपीवी मेथड में मैंने आपको बताया था 12%। ये बेसिकली है क्या? ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस आप इतना जान लीजिए कि कंपनी जैसे ये 10,000 करोड़ है, ये रेस कर रही है फंड्स, तो ये डेट एंड इक्विटी जनरली दोनों से रेस करती है। ठीक है, तो डेट और इक्विटी पे दोनों पे हमारी क्या जाती है, कंपनी की कॉस्ट पे करते हैं। तो जब इस कॉस्ट को हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉस्ट तो हमें डेप्ट पे करनी पड़ेगी, कुछ इक्विटी पे करनी पड़ेगी। जब इसका वेटेड एवरेज निकालते हैं तो वो ये परसेंटेज आता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि देखो, इक्विटी जैसे कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट मतलब ऐसा नहीं कि एक्चुअल में जो पे करते हैं वो कंपनी की कॉस्ट होती है। मैंने आपको पहले भी, पिछले क्लास में भी यही बताया था कि कॉस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी जो एग्जैक्टली इन लोगों को पे कर रही है। कॉस्ट वो होती है जो इन इन्वेस्टर्स की, इक्विटी और डेट की, जो ये पैसा फंड कर रहे हैं कंपनी को, उनकी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन, आप बोलेंगे सर एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकती है। नहीं, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो होती है वो कंपनी की क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था तो बताया था 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टिंग, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड। इन्वेस्टिंग डिसीजंस मतलब लाइक कैपिटल बजटिंग, कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न मिले, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब हम पैसा इस तरीके से उठाएं, क्योंकि देखो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए हमें पैसा रेस करना पड़ेगा। तो जो हम रेस कर रहे हैं पैसा, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम आए। तो देख रहे हो, ये फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किससे रिलेटेड हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे रिस्क बढ़ती है कंपनी के अंदर, कंपनी मान लो अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये सपोज करो सीमेंट बिजनेस में पैसा लगा रही है, ठीक है, 10,000 करोड़। तो मान लो सीमेंट बिजनेस जो है वो लोगों को रिस्की लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि सीमेंट बिजनेस क्या है, रिस्की प्रोजेक्ट है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कंपनी से, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मतलब उनको कम कॉस्ट पे फंड्स नहीं मिलेगा, कंपनी को कम कॉस्ट पे फंड्स नहीं मिलेगा। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी क्या कहना चाहते हैं हम। कि कंपनी जब भी पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करती है तो वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो देखा जाता है कि वो प्रोजेक्ट कितना रिस्की प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसके हिसाब से ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है। तो अभी के लिए केवल इतना डिस्कशन काफ़ी है इस टॉपिक पे। जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे तो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो जो डिस्काउंट रेट होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, या कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, या फिर सिंपल इंटरेस्ट रेट भी क्वेश्चन में दे सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, रिस्क पे। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, अब बताओ, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, पता है आपको, गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स। तो उस पर कोई रिस्क है क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर अपनी पूरी बैकिंग दे रही है, पूरा पीछे सपोर्ट दे रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई भी रिस्क नहीं होता है, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वहां पे कम होती है। आप एफडी में पैसा लगाते हो, फिक्स डिपॉजिट में, बैंक में, आप क्या चाहते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चाहते हो, और देते भी कम ही है, 5-6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे। लेकिन वही अगर आप पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में, तो कभी आप 5-6% का रिटर्न चाहते हो? नहीं। आप एक साल में, एक रीजनेबल इन्वेस्टर कम से कम 20 से 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कि यार 20-30% तो मिले पैसा रिटर्न अपना। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में क्या इन्वॉल्व है, रिस्क। ऐसे ही आप मान लो अनिल अंबानी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। आपको पता है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी,
तो अनिल अंबानी कंपनी में पैसा लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, तो आप रिटर्न भी क्या करोगे, बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करोगे, वरना आप पैसा नहीं लगाओगे। अनिल अंबानी बोलेगा चलो मैं आपको 50% रिटर्न देता हूँ, ठीक है, तो आप सोच सकते हो पैसा लगाने की, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं 5% ही रिटर्न दूंगा, एफडी के बराबर दूंगा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाई रहने दे, ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो आपको मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जैसे डेट होता है, मतलब डिबेंचर्स होते हैं, उसमें इंटरेस्ट आना फिक्स होता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी पे क्या होता है, लीगल क्लेम होता है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी बनती है, आपको कंपनी लॉ में पता होगा। तो जब हम डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, लेकिन हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई कंपनी पे लीगल क्लेम नहीं होता, उनको डिविडेंड मिलना सर्टेन नहीं होता, उनको लिक्विडेशन पे लास्ट में पेमेंट मिलना सर्टेन नहीं होता, तो इसलिए डेट के अंदर एक्सपेक्टेशन कम होती है, इक्विटी में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे तब ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, तब भी मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रिस्क बियरर्स होते हैं, खुद रिस्क बियर करते हैं, दैट्स वाई। क्लियर। अब एनपीवी में डिसीजन रूल क्या है, देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही था, फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे अपन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी मेथड में इतना क्यों डिस्कस करते हैं अपन, क्योंकि एनपीवी मेथड से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एनपीवी मेथड का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर एनपीवी 0 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 10,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज ऑल्सो 10,000, सो एनपीवी इज 0 या नील, तो इनडिफरेंस पॉइंट है ये, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब आते हैं सर एनपीवी मेथड का इंटरप्रिटेशन क्या है। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअली समझना चाहता है उसको ये पॉइंट हो सकता है कि अच्छा लगे, ठीक है। एनपीवी मेथड का क्या इंटरप्रिटेशन है, देखो एनपीवी क्या शो करता है कि क्या इफेक्ट होगा प्रोजेक्ट का शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे, ठीक है। जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कैपिटल राइटिंग चैप्टर के अंदर ही, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है एफएम का बताया था आपको, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब हमें या फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना होता है इस तरीके से कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। जो 3 डिसीजंस हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग डिसीजन हो, चाहे फाइनेंसिंग डिसीजन हो, चाहे डिविडेंड डिसीजन हो, तीनों में हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। जैसे कोई भी शेयर है उसके दाम बढ़ते जाएंगे तो शेयर होल्डर्स क्या होते जाएंगे, रिच होते जाएंगे। जैसे एमआरएफ का शेयर है तो ये सबसे महंगा शेयर होता है शेयर मार्केट में अभी फिलहाल इंडिया के अंदर, तो 70-80 हज़ार ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट। तो आप देखना 70 to 80,000 काफ़ी कॉस्टली शेयर है। ऐसा क्यों शेयर है ये, क्योंकि कंपनी ने अभी तक इसको शेयर को स्प्लिट नहीं किया, ठीक है। तो वो बात अलग है, छोड़ो अब अभी ये वाला पॉइंट तो, बट किसी ने अगर वो शेयर 10 रुपए में लिया होगा तो वो अब उसकी वेल्थ कितनी हो गई, बढ़ बढ़ के 80,000 हो गई। तो मतलब शेयर होल्डर्स इस शेयर से फायदा कमाए हैं, रिच बने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंस मैनेजर का, टू मेक शेयर होल्डर्स रिच। लेकिन अपन तो पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एनपीवी। इसका क्या मतलब है, जब भी कोई प्रोजेक्ट कंपनी अनाउंस करती है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर प्राइस पे, ठीक है। जैसे एक कंपनी है वो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, सपोज करो टेक्सटाइल बिजनेस में पैसा लगा रही है और 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है।
फर्स्ट ईयर में 300 करोड़ मिलेगा, सेकेंड ईयर में 600 करोड़ मिलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है और कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर्स हैं जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में 45 के भाव से बिक रहे हैं। आपको नई शेयर प्राइस बतानी है जब प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया उसके बाद क्या होगी। क्लियर? तो देखें जरा, अब आप एनपीवी निकालिए, है ना, अपन एनपीवी निकालते हैं ईयर्स 1 एंड 2, ठीक है, 2 ईयर्स हैं। कैश इनफ्लो कितना है? 300 और 600। अब पी फैक्टर लिख लेते हैं, कितने परसेंट की रेट से? 18% की रेट से। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.18, यह आएगा 0.847, ठीक है, और 0.718, तो 300 इंटू 0.847, ये हो गया 254.1 प्लस 600 इंटू 0.718, 430.8, तो ये आ जाएगा 684.9। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो, मैंने आपको बताया। आप चाहो तो डिवाइड बाय डायरेक्टली 1.18 कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया 684.9। मैं इसको एक बार राउंड ऑफ कर देता हूं क्योंकि आपको पता है कि अपन ये फिगर जो होता है मल्टीप्लाई करने के बाद तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 685 करोड़ हमारा क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है देखो जरा, 500 करोड़ की। ठीक है, तो ये आउटफ्लो हो गया। एनपीवी कितना आ गया? 185 करोड़। मींस कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है? प्रॉफिटेबल है। 185 करोड़ का फायदा है कंपनी को इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद। एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि एनपीवी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो 185 करोड़ की एनपीवी आ गई डिवाइडेड बाय। अब क्या होता है, जैसे ही कंपनी ये प्रोजेक्ट अनाउंस करेगी और कंपनी ने कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज कर ली है और कंपनी ने बोला 185 करोड़ की एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक है, अब शेयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? कंपनी के कितने करोड़ शेयर है जरा चेक करना, 10 करोड़ शेयर्स। ठीक है, तो अब पता है क्या होगा? मतलब कंपनी ने पर शेयर जो है कंपनी ने फायदा कमाया 18.5 रुपीस का। ठीक है, कंपनी का शेयर पहले कितने का था? 45 का। तो अब कंपनी का शेयर 45 प्लस 18.5 मींस हो जाएगा कितने का? 63.5 का। समझ में आया क्या? इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास जो, अब आप शेयर होल्डर हो कंपनी के और आपके पास 20 शेयर्स पड़े हैं। 20 शेयर्स पहले 20 इंटू 45 900 के आते होंगे। ठीक है, मान लो आप शेयर होल्डर हो और आपके पास 20 शेयर्स हैं, 20 इंटू 45 900 के आते होंगे। बट अब आपका शेयर का दाम कितने का हो गया है? 63.5 का। आप बोलोगे यार मजा आ गया, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया कर रही है। तो शेयर के प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट होता है, अच्छा जो प्रोजेक्ट होता है, उसको अनाउंस करती है ना, तो शेयर के जो प्राइस होते हैं आप देखना कभी भी बढ़ जाते हैं। कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड के टाइम पे ये देखो, ये कैलकुलेशन शो कर रखी है, ठीक है, बट मैंने आपको यहां पे करके दिखा दिया। कोविड के टाइम पे पता है आपको क्या हुआ कि डॉक्टर रेड्डी जो है, डॉक्टर रेड्डी बताओ क्या करती है? डॉक्टर रेड्डी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इंडिया में कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जैसे डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड सिप्ला। तो डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं।
तो ये दवाइयाँ बनाती है कंपनी। इसके शेयर प्राइस क्या हुए, कोविड के टाइम पे बढ़ना चालू हो गए थे। क्यों? क्योंकि बार बार ये न्यूज़ आती थी जैसे बीच बीच में कि डॉक्टर रेड्डी ने वैक्सीन का कोई मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करी, डॉक्टर रेड्डी डिस्ट्रीब्यूशन करने में इंडिया के अंदर वैक्सीन की मदद करेगी गवर्नमेंट की, ऐसे करके न्यूज़ आ रही है। और जैसी न्यूज़ आ रही है डॉक्टर रेड्डी का शेयर बढ़ना चालू हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब डॉक्टर रेड्डी एनपीवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। टाटा मोटर्स जो है इसका शेयर आता है, टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, टीसीएस भी है, ठीक है, टाटा केमिकल भी है, केमिकल जो कंपनीज बैटरीज वगैरह बनाती है वो टाटा केमिकल, और टाइटन का शेयर भी आता है। टाइटन आप बोलोगे वॉच आती है केवल तो अब टाइटन की वॉच तो कोई पहनता नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइटन के जो टाटा का जो तनिष्क ब्रांड है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो ज्वेलरी बेचता है वो भी टाइटन के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो ऐसे टाटा की बहुत सारी कंपनीज हैं आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के शेयर के दाम काफ़ी बढ़े कई समय के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर। 2021 2022 की बात कर लो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले टाटा मोटर के दाम, शेयर के दाम 80-90% बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाटा मोटर बार बार अनाउंस कर रहा था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके दाम बढ़ रहे थे, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या हो क्या रहा है? ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग खुले कैपिटल बजटिंग चैप्टर के बारे में और एफएम आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर क्या? तो अब जैसे देखो हमने क्या बात करी थी, मार्केट कैप की। हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं बार बार कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उससे पता लगता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। इंडिया में बहुत ही गिनी चुनी कंपनी है जिनका मार्केट कैप जो है 10 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा है। समझ रहे हो? 10 ट्रिलियन रुपीस कितना होता है? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। तो आप देखो जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैप गोज पास्ट ₹15 ट्रिलियन मार्क एज शेयर जंप। 15 ट्रिलियन मतलब 15 लाख करोड़ रुपीस। लिख के देखना, लिखा भी नहीं जाएगा, जीरो लगा के लिखोगे तो बहुत ही बड़ा फिगर हो गया, 15 लाख करोड़ रुपए। तो ये होता है कंपनीज का ऑब्जेक्टिव कि शेयर्स के दाम बढ़ें। ऐसी इंडिया में 2-3 कंपनी है, जैसे रिलायंस है वैसे टीसीएस भी है। टीसीएस का मार्केट कैप भी जो है ट्रिलियंस में 10 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, उससे ज्यादा है फिलहाल। अब अपन बात करते हैं कि एनपीवी मेथड में अजम्पशन क्या यूज होती है। देखो एनपीवी मेथड जो यूज होता है उसमें एक हिडन अजम्पशन होती है। अजम्पशन क्या होती है जरा देखते हैं, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग। कॉस्ट जो है 500 की है मान लो एक प्रोजेक्ट की। ईयर 1 में कैश इनफ्लो हो रहा है, ये सब कैश इनफ्लो आ गए। 300 का ईयर 2 में 600 का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है, आपको एनपीवी निकाल के बतानी है, ठीक है। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि आपको फिगर्स दिखते रहेंगे। तो ईयर्स 1 और 2 और कैश इनफ्लो कितना है 300 एंड 600। पीवी फैक्टर, अब आपकी एनपीवी की भी बार बार देखो प्रैक्टिस होती जा रही है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करो जरा 18% से 1 डिवाइडेड बाय 1.18, ये कितना आ रहा है 0.718, ठीक है। 300 इंटू 0.847 मतलब ये 254
0.1 और 600 इंटू 0.718 ये आ गया 430.8। तो ये टोटल आ गया 685। ठीक है, 685 माइनस ये क्या आ गया, 685 को क्या बोलेंगे बताओ, ये बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, अच्छा 685 इनफ्लो है, आउटफ्लो कितना है 500। ये तो वैसे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि आज ही खर्च कर रहे हैं ये तो अपन। ठीक है, तो 185 हमारी क्या आ गई, एनपीवी आ गई। राउंड ऑफ ये फिगर कर ले करो, है ना, यहाँ पे चल जाता है राउंड ऑफ करना, फाइनल फिगर में राउंड ऑफ करेंगे अपन। अच्छा, अब इसको देखो मैं दूसरे तरीके से आपको एक और चीज करके बताता हूं। क्लियर? अब एनपीवी का क्या मतलब है थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। ये तो अपन ने नॉर्मल एनपीवी निकाल दी, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है कि अजम्पशन इन एनपीवी मेथड, ये तो अभी अपन ने डिस्कस ही नहीं किया, तो ये डिस्कस करने के लिए अपन थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। देखो हुआ क्या है, ध्यान से देखना। 500 आज हम खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, ईयर 1 का एंड है, ईयर 2 का एंड है। ठीक है, 2 साल है प्रोजेक्ट के अंदर। 300 और 600 का इनफ्लो हो रहा है, 300 का और 600 का इनफ्लो हो रहा है ईयर 1 एंड 2 में। और पीवी फैक्टर कितना चल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पीवी फैक्टर वगैरह सब एक ही चीज होती है, अपन ने डिस्कस करा 18% का। अब आप एक काम करिए, सोचिए, एक चीज सोचिए, जब ये 300 फर्स्ट ईयर बाद अपने पास आएगा पैसा, तो क्या आप इसको बिजनेस में रखोगे या फिर मतलब इसको, जैसे पैसा अपन ने आज इन्वेस्ट किया 500 का, ठीक है, और 300 फर्स्ट ईयर के बाद कैश इनफ्लो आया अपने पास, तो क्या हम इसको अपने घर के अंदर तिजोरी में बंद कर देंगे इस पैसे को? नहीं सर, इसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्ट जो करेंगे उस पैसे को, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिलेगा, ब्याज हमें मिलेगा। तो पता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इन्वेस्ट करेंगे? 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। वापस से बोलता हूं, ये जो आज हम 500 रुपीज लगा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, 1 साल बाद जब 300 आएगा तो उस 300 को हम घर के अंदर बंद थोड़े करेंगे, पैसे को मिल गया 1 साल बाद पैसा, तो अब क्या करेंगे, उसको वापस से री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसको री इन्वेस्ट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे? कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। एनपीवी मेथड की अजम्पशन है, क्या बोलते हैं, एनपीवी मेथड की अजम्पशन है कि हम इसको, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना कंपनी की, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की, उसी पे ही री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो री इन्वेस्ट जैसे 1 साल, क्योंकि 2 साल का तो प्रोजेक्ट है, तो आज 300 आया, 1 साल बाद आया, तो 1 साल के लिए और री इन्वेस्ट हो जाएगा वो, समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक के लिए। तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 300 का 18% कितना होता है? 54। तो 1 साल बाद, मतलब यहां पे आके, इस पॉइंट पे आके, कि 300 कितना बन जाएगा बताओ? 354 बन जाएगा। जब यहां पे हम हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, वापस बोल रहा हूं, तो 300 1 साल बाद पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, यहां पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, फ्यूचर में जाओ, जो पैसा रिसीव हुआ उस पैसे को आप गड्ढे में थोड़ी गाड़ोगे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे? जितना टाइम बचा है, प्रोजेक्ट 2 साल का है, 1 साल यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है, तो बचा हुआ 1 साल 354 हो जाएगा पैसा। ठीक है, क्योंकि एनपीवी मेथड की एक अजम्पशन है कि हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब 2 साल बाद टोटल कितना पैसा मिल जाएगा? 600 और 354। ये 600 भी मिला होगा सेकेंड ईयर के एंड में, और ये 354 ये वाला हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 600 प्लस 354, 954 हो गया। इसको थोड़े री इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तो अब ईयर ही खत्म हो गया, सेकेंड ईयर लाइफ ही खत्म हो गई, तो 954 हो गया। ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है बताओ? ये फ्यूचर वैल्यू है।
ये सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू है, ठीक है। ये जो 185 निकाला था हमने, ये क्या था, 685 क्या था बताओ, 685 माइनस 500, ये सब प्रेजेंट वैल्यू था, ठीक है। तो अब 954 को, ये जो 954 है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो क्या, इधर इस पॉइंट पे आके, कैसे लेके आएंगे, 18% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो पीवी फैक्टर सेकेंड ईयर का कितना चल रहा है, 0.718, तो मैं 954 को 0.718 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आ जाएगा, 685 आ जाएगा। ये तो 500 तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है ना, इस पॉइंट पे आके, और 685 भी अब क्या हो गया, 954 को भी हमने प्रेजेंट वैल्यू पे बना लिया। देख रहे होगा क्या हो रहा है, मतलब ये 685 देखो ये बराबर आ गया। तो इस एनपीवी मेथड में एक इम्प्लिसिट अजम्पशन होती है, क्या अजम्पशन होती है कि जो पैसा मिलेगा ना हमें, उस पैसे को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही री इन्वेस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही री इन्वेस्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है, आइदर थ्योरेटिकली और आइदर प्रैक्टिकली। बट सर ये जो 18% है, जरूरी थोड़ी है कि 18% पे ही री इन्वेस्ट हो, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि हम 18% पे ही री इन्वेस्ट करें। तो अगर 18% पे री इन्वेस्ट नहीं होगा, किसी और परसेंटेज पे री इन्वेस्ट होगा, तो हम एनपीवी ना बोल के उसको बोलेंगे मॉडिफाइड एनपीवी। वापस बोल देता हूं, एनपीवी मेथड में एक इम्प्लिसिट अजम्पशन होती है, क्या बोल रहा हूं, एनपीवी मेथड में एक इम्प्लिसिट अजम्पशन होती है, क्या अजम्पशन होती है कि जो भी पैसा हमें मिलेगा उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे किस पे, एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जिसपे हमने डिस्काउंटिंग करी थी। बट हो सकता है कि अजम्पशन ट्रू ना हो, तो क्योंकि ये अजम्पशन ट्रू ना हो इसलिए तब क्या निकलता है, मॉडिफाइड एनपीवी। मान लो हम बोलते हैं 12% पे ही री इन्वेस्ट हो पाएगा, ये 18 पे नहीं हो पाएगा री इन्वेस्ट, ये 300 इंटू हमने 1.18 कर दिया, या 300 प्लस हमने 18% कर दिया, तो ये 18% पे री इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, मान लो 12 पे ही हो जाएगा री इन्वेस्ट, या 22 पे हो जाएगा, ठीक है, 18 के अलावा किसी पे भी हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये एनपीवी नहीं है, ये मॉडिफाइड एनपीवी है। क्लियर हुआ। ये जो अजम्पशन है ये हमारी सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक में दे रखी है, बट इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं दे रखा। मैंने आपको अजम्पशन केवल ऐसे समझाई नहीं है थियोरेटिकली, मैंने आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, क्यों, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये पूरा जो है यहां से ये सॉल्यूशन, ये पूरा मैंने आपको करके दिखाया। तो आंसर इज सेम बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट री इन्वेस्टमेंट रेट इज सेम एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आंसर सेम आ गया था ना, हमने वापस से 685 निकाल दिया था, ठीक है, ऐसे करके। तो 685 माइनस 500 कितना आएगा, 185, तो 185 ही एनपीवी आ रही थी। क्लियर क्या। तो आंसर क्या है, आंसर सेम क्यों है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि री इन्वेस्टमेंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होती है। ये थोड़ा सा भारी पॉइंट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। क्लियर क्या। तो आप इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है लास्ट में, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एनपीवी मेथड। क्लियर। थैंक यू।